नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों राजनीतिक पहलू से देखा जाए तो राजनीति में हलचल तेज होती नजर आ रही है। इस बीच बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से कई ऐसे सवाल किए गए हैं जिन सवालों का जवाब जनता भी जानना चाहती है। आखिरकार बिहार की राजनीति में ये तीन चाचा किस तरह की राजनीति और रणनीति बना रहे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। इससे पहले गौर फरमाया जाए तो कई ऐसे पहलू हैं जो कई तारों को जोड़ता है और साफ तौर पे राजनीति में बदलाव के साथ साथ एनडीए पार्टी और तमाम पार्टियों की पोल खुलते नजर आए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त इन्हीं पहलुओं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश और तृप्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतीश से। सतीश, चिराग पासवान हमेशा से राजनीति पर बोलने में काफी अहम माने जा रहे, खासकर इन दिनों क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। एनडीए की मजबूती पेश करने में चिराग पासवान भी एक अहम भागीदारी निभाते हैं। लेकिन बिहार की ये तीन चाचा जो अपनी रणनीति और राजनीति दोनों एक अलग तरीके से मोड़ दिखाते हैं, जो जनता का प्रभाव उन पर काफी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार और ये तीनों चाचा के नाम हम चाहेंगे सबसे पहले आप जनता के बीच बताइए। देखिए, तीनों चाचा की जिसकी बात कर रही है, दुनिया हर चीज़ से भली भांति परिचित है। एक पक्ष में कह लें तो नीतीश कुमार, नीतीश चाचा। दूसरे विपक्ष में देखा जाए तो बड़े चाचा के रूप में लालू यादव जी, लालू चाचा जी। और तीसरे चाचा की जिसकी आप जिक्र कर रही हैं वो है पशुपति पारस जी, यानी चिराग पासवान के अपने चाचा। बिल्कुल, राजनीति में तीनों जो चाचा हैं वो सक्रिय हैं। एक कहा जाए तो नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी तरीके से वो राजनीति को साधते हैं। विपक्ष में देखा जाए तो लालू यादव हैं जो अपनी तरीके से राजनीति को साधते हैं। और तीसरे चाचा की जिसकी बात कह रही हैं, तीसरे चाचा की चर्चा इन दोनों चाचा के चर्चाओं से ज़्यादा होनी चाहिए जी, क्योंकि वो चाचा हैं चिराग पासवान के चाचा, पशुपति पारस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तीसरे चाचा की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को अगर कोई प्रभावित कर सकता है तो वो है पशुपति पारस, क्योंकि दोनों सेम समाज से आते हैं और दोनों एक ही घर के हैं जी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो होगी वो पशुपति पारस की होगी, क्योंकि पशुपति पारस भी चिराग पासवान से बहुत ज़्यादा राजनीति में कहा जाए तो एक अच्छा अनुभव भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके उम्र में उनके उम्र में देखें, रामविलास पासवान जी की अगर जीवन की भूमिका के बारे में देखिएगा तो उन समय की राजनीति अलग थी। अब चिराग पासवान आए हैं तो इनकी राजनीति अलग है, लेकिन पार्टियों का जो खंडन हुआ रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद से हुआ। तो अब कहा जाए तो लड़ाई जो आर पार की है वो तीनों चाचाओं में नहीं बल्कि सिर्फ एक चाचा में है। लेकिन सतीश जी, एक गौर फरमाने वाली बात है कि तीनों चाचा की अभी तलवार लटकी नजर आ रही है, क्योंकि सवाल बनता है कि अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, जिन्हें नीतीश चाचा के नाम से लोग ज्यादा पुकारते हैं, उनकी भी मानसिक संतुलन पर इन दिनों सवाल उठाए गए। राजनीति के साथ साथ मीडिया कर्मी भी इनके कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चे में रहा, जिस दौरान नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन के साथ साथ उनकी राजनीतिक जो पद है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव है, अगर जनता अगर उन्हें नहीं चाहती तो आज 20 साल से बिहार की गद्दी पे वो विराजमान नहीं होते। ठीक, कई ऐसे कार्य हैं जो उनके बहुत सराहनीय भी हैं, कई ऐसे काम हैं जो जिसको लेकर जनता उनसे नाराज भी है। तो सरकार से लोगों को मतलब कहा जाए तो एक तरफ खुश और नाखुश भी दोनों चीज़ें होती हैं। अब रही बात, ये लोकतांत्रिक तरीके से देश चलता है और लोकतंत्र ही सबसे बड़ी इसकी कही जाए तो भूमिका है और उपाधि भी है। तो जिस तरीके से जनता समर्थन करती है उस पार्टी की जीत होती है। अब आपने कही कि तीनों चाचाओं पे जो है तलवार लटक रही है, जाहिर सी बात है चुनावी साल है तो तलवार लटकेंगी ही। अब आप ये कहिएगा कि मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश चाचा पे तलवार लटक रही है, तो जाहिर सी बात है 20 साल से उन्होंने बिहार को एक अच्छा सेवा दिया, एक अच्छे अनुभवी मुख्यमंत्री के तौर पर रहे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद का विचार है कि हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए। क्या पता इनसे बेहतर कोई आए तो वो भी कुछ इनसे बेहतर कर सके, क्योंकि अगर आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा तो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आपसे बेहतर कौन है। तो पार्टियां बदले ना बदले हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि राजनीति में देखिएगा तो सीएम फेस को लेकर जो है अभी चर्चाएं दोनों ओर तेज हैं, चाहे पक्ष की बात की जाए चाहे विपक्ष की बात की जाए। एनडीए की ओर से अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लगातार कई बार मीटिंग हुई, लगातार अभी सभाएं चल रही हैं एनडीए की। अभी तक इस चीज़ पे चर्चा फंस रही है सीट शेयरिंग को लेकर, कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब तक अगर स्पष्ट नहीं हो पाएगा तब तक ये स्पष्ट आप नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री कौन होगा। किसी भी बड़े नेता को एनडीए को उठा के अगर उसके बयानों को देखिएगा, चाहे विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो,
चाहे ABCD किसी भी नेता की बात करें, उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने एक ही बयान दिया है और हर कोई एक ही बयान दे रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री फेस की घोषणा अभी तक किसी ने नहीं की है। नीतीश कुमार के जन्मदिन पे आपको एक बात होगा कि निशांत ने एक बात कही थी कि मेरे पिता को CM फेस के लिए घोषित किया जाए। अगर इस तरीके से अगर बातें निकल के आ रही हैं, यानी अभी तक असमंजस की स्थिति NDA में बनी हुई है। दूसरी ओर अगर बात करती हैं राजद की, महागठबंधन की, तो महागठबंधन की ओर से तो ये ऐलान कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव का एक बयान भी आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। यानी कई बार बोलते नजर आए। यानी राजद की ओर से जो चेहरा है वो स्पष्टीकरण दे दिया गया है। लेकिन वहीं अगर महागठबंधन के अन्य साथियों को देखिएगा तो अभी तक उनकी ओर से इस चीज की स्पष्टीकरण नहीं दी गई है। चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई पे उतर गई है। लगातार जो है राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार के दौरे कर रहे हैं और तरह तरह से मतलब हर एक कड़ी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जुड़ाव भी महसूस करा रहे हैं। तो वही तृप्ति जी, जैसा कि अभी सितेश जी ने कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन अब सवाल बनता है कि जिस तरह से ये बिहार के 3 चाचा राजनीति में अपना दांव खेल रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के जो मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिपेक्ष से देखा जाए तो क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई सही है? क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सच में खराब है या बस ये राजनीति के एक पहलू से जोड़ करके जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है? नीतीश कुमार जो है बिहार के एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल सत्ता में रहे हैं और आगे भी ऐसा माना जा रहा है कि वही सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ी है। हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आपसी मतभेद उनके पार्टी में कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेकिन फिर भी हर बार चुनाव होता है और चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो नीतीश कुमार की ही सरकार बनती है। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा सवाल है कि NDA ने अपना CM फेस घोषित नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, अगर NDA जीतती भी है, NDA सीट लाती भी है, अगर NDA अगर जीत भी जाती है तो नीतीश कुमार की ही सरकार आएगी, ये हम नहीं कह सकते अभी। और दूसरा सवाल आपसे तृप्ति जी, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव भी चाचा के तौर पे डटे हुए हैं बिहार में और उनकी भी राजनीति एक विपक्ष के तौर पे मजबूती से पेश होता है। तो सवाल बनता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को क्या लगता है आपको, क्या वो बाकी जो 2 चाचा हैं उनको टक्कर दे पाएंगे या फिर तमाम जो पार्टी के नेता हैं उन्हें टक्कर दे पाएंगे लालू प्रसाद यादव इस बार? देखिए, अभी आपने पहला सवाल जो आपने किया वो मेरा अधूरा रह गया कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को लेके काफ़ी ज़्यादा इसको मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति में कि उनका स्वास्थ्य खराब है। हाँ, हालांकि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ कुछ ऐसा दिखा है राष्ट्रगान के दौरान, वो अजीब अजीब तरह की एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे हैं, हाथ उठा के प्रणाम कर ले रहे हैं, तो जिसके कारण इस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। और राजनीति में ये बहुत आम बात है कि लोगों को एक मौका चाहिए मुद्दा बनाने के लिए। दूसरा, आपने बोला लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी अच्छे नेता रहे थे, बट उनका घोटाला के कारण उनका छवि खराब हो रखा है बिहार में। लेकिन 20 साल एक मायने रखता है, 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, अभी सत्ता में है, तो नीतीश कुमार को वापस से सरकार बनाना ऑफकोर्स अभी जनता ये चीज़ नहीं चाहती है कि वही फेस आए। जनता चाहती है कि एक नया चेहरा आए, बिहार को एक नया चेहरा मिले। नया चेहरा के रूप में हम देख रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा आगे आपको तेजस्वी यादव चल रहे हैं RJD की तरफ से। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी। बिहार में अभी उनका कल 3रा दौरा हो गया है, 3री बार वो आए हैं, जिसके कारण बेगूसराय में उन्होंने जो दौरा किया, जो पद यात्रा किए थे वो पलायन रोको, नौकरी दो को लेके, तो उनका पद यात्रा लेकिन अधूरा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया, जिस पर आप देखें लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने भी काफ़ी तीखा हमला किया उन पर, काफ़ी चीज़ें उनको बोली कि वो सिर्फ बिहार में विजिट करने आए थे। मतलब आपसी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अभी, तो कुछ भी क्लियरली कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार आएगी। लेकिन अगर आप फिर भी इन सभी में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अभी मजबूती से जो नज़र आ रहे हैं कि CM फेस के लिए शायद उनको देखा जा सकता है, वो अभी हम मेरे हिसाब से, मेरे विचार के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। उनका बयान काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो बातें वो कह रहे हैं, जिन बातों के कारण वो सामने आ रहे हैं, अपने विचार को रख रहे हैं, उनके विचार काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक तरफ से लोगों को अपने तरफ प्रभावित कर रहे हैं। आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, चिराग पासवान को क्या आप CM के फेस के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी के बारे में बात करूँगी। CM के फेस के रूप में अभी आप देखें कि नीतीश कुमार को आपने देखा, ठीक है, नीतीश कुमार को देख चुके हैं हम, अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी देख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जो पिछले
पिछले बार 2005 में अभी उन्होंने जिक्र किया था कि 2005 में उनकी पार्टी टूट गई थी, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला था, पार्टी उनकी टूट गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब उसके बाद उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो एक युवा नेता के रूप में नया चेहरा होंगे और हर लोग जानना चाहते हैं कि वो आखिर क्या काम करते हैं। लेकिन एक आपको बात बताएं, आपने जो बातें कही कि चिराग पासवान सीएम के फेस के रूप में आगे हैं एनडीए के ओर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान इस रेस से खुद ही बाहर चले गए हैं। बिल्कुल, क्यों उनकी एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं आप देखिएगा किसी भी एंगल से जो सीएम फेस खुद को घोषित कर रहे हैं या फिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी देखिएगा एक सीट मिला, चिराग पासवान चुप रहे, क्योंकि उससे पहले जब वो मुद्दा था सीटें की बंटवारा नहीं हुई थी तो तब तक वो शांत थे, लेकिन जैसे एक सीट मिला बीपीएससी का विरोध कर दिए। अब बिहार की आप बातें कह रही हैं, चिराग पासवान कभी ये सोचे ही नहीं है कि मुझे सीएम बनना पड़े, क्योंकि आप इनका जब भी देखिएगा चिराग पासवान की पार्टी का उनका नारा है कि एक जिला एक सीट। अगर एक जिला एक सीट मिलता है तो 38 सीटें होंगी और 38 सीट इन्हें एनडीए देगी नहीं। अगर एनडीए के खिलाफ अगर ये जाके अगर कुछ करते हैं तो इनकी अभी उस तरीके से लोकप्रियता नहीं है कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में है कि वो अपने बातों से अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं और जब उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनका पार्टी मजबूती से नजर आएगा, तब शायद वो अपने आप को सीएम फेस के रूप में देखेंगे और जनता को बताएंगे। अभी लगातार आप देख रहे हैं, देखिए आपने बातें कही ना सीएम फेस के लिए क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। अगर आपकी पार्टी की बहुमत है, अगर आपके पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं तब आप सीएम फेस घोषित कर। चिराग पासवान की पार्टी बिहार में अभी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जिस तरीके से आप कह रही हैं। लोकसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो उन्होंने एनडीए के और बीजेपी के सिंबल पे इतने अच्छे बहुमत प्राप्त किए थे, ये दुनिया भली भांति जानती है। तो अगर चिराग पासवान को सीएम की रेस से जोड़ रही है तो ये बहुत पीछे चले गए। एक आंकड़ा था, एक समय था जब चिराग पासवान सीएम की रेस में चौथे नंबर पे आते थे, लेकिन आज जो आंकड़ा है 10वें नंबर के बाद चला गया है। तो चिराग पासवान खुद इस आंकड़े को जो है वो आगे लेके गए। और देखा जाए तो 2019 में जिस तरह से गठबंधन से कहीं ना कहीं कॉर्नर कर दिया गया था चिराग पासवान को, जिसके बावजूद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की ठानी और पांचों सीट जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बात को भी मानते कि उस समय भी अगर ऐसा रहता तो वो एनडीए के खिलाफ और बाकी बीजेपी के कद्दावर नेताओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकते थे। लेकिन चिराग पासवान हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आदर सम्मान किए हैं, इस कारणवश भी वो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को उनके खिलाफ नहीं उतारते हैं, जिस कारण देखा जाए तो चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ती नजर आती है, क्योंकि उनके कार्य और कई बार उनका स्मार्टनेस भी लोगों को चर्चे का विषय बनाता है। और चिराग पासवान जिस तरह से कार्य करते हैं उस तरह की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर वो काफी चर्चाएं बटोरे थे। इस दौरान वो कई बार अपने संसदीय क्षेत्र भी आकर चर्चाएं बटोरते थे। ये तो आपसी संबंध है कि राजनीति में कब कौन लाइमलाइट में आ जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन तृप्ति जी, एक और सवाल आपसे बनता है कि जहां पशुपति पारस भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो क्या पशुपति पारस जो दो चाचा हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, क्या पशुपति पारस भी उन्हीं चाचाओं में से एक अपनी रणनीति और राजनीति को मुद्दे के साथ उठाएंगे? देखिए आपको बता दें, सबसे बड़ी बात आपने दो चाचाओं की कही, राजनीति की कही, तो अभी पशुपति पारस का जो है वो कहीं ना कहीं तालमेल जो है राजद के साथ फिट बैठता हुआ दिख रहा है। अभी तक स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन एनडीए से पशुपति पारस ने अपना रिश्ता तोड़ लिया है, नाता तोड़ लिया है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए के अब वो हिस्सा नहीं है। अब दो चाचाओं में से तो एक चाचा वैसे ही निकल गए, क्योंकि अगर ये राजद के साथ इनका अगर अलायंस हो गया तो मान के चलिए कि लालू प्रसाद यादव और ये दोनों एक ही हो गए, क्योंकि एक पार्टी के लिए ही ये लोग वोट एक ही सिंबल पे लड़ेंगे। अब दूसरी बात आप कह रही हैं नीतीश चाचा की, तो नीतीश चाचा के लिए इनको और अभी मजबूत करना पड़ेगा पशुपति पारस को। राजद भी विपक्ष के रूप में अगर कहा जाए तो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है। तो अभी राजनीतिक समय है, अपने अपने तरीके से दोनों पार्टियां दांव पे लगा रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि सतेश जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तो वहीं तृप्ति ने अपनी पहल जारी रखते हुए चिराग पासवान को सीएम फेस के तौर पे बताया। लेकिन इसमें कितना गहराई है ये तो जनता भी जानती है और साथ ही साथ परिणाम भी स्वरूप सामने आ जाते हैं। लेकिन बिहार के ये तीनों चाचा मिलकर अपनी रणनीति और राजनीति कुछ अलग ही ढंग से पेश कर रहे हैं, जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों के लिए भी काफी कहा जाए तो परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता भी अब फैसला लेगी कि आखिरकार इस बार किसको सीएम फेस के लिए आगे किया जाए और किसकी रणनीति और राजनीति पे ध्यान देने की बात है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।